सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं और इन मामलों पर गुफ्तगू होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया में क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, और 2 माह से ज़्यादा तकरीबन 3 माह के करीब अरसा हो चुका है कि तमाम खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद बड़ा मुश्किल अब होता जा रहा है, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं क्योंकि कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें अभी तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और इसी के पेश नज़र इस वक्त जितने भी बड़े तमाम स्पोर्टिंग इवेंट है पूरी दुनिया में वो तकरीबन कैंसिल हो गए, मुलतवी हो गए हैं। और अब यही इस वक्त कशमकश जारी है कि अगर ये मामलात अगर नॉर्मल नहीं हुए या इसमें मज़ीद ताख़ीर होगी तो बहुत बड़े बड़े इवेंट इस साल 2020 के अंदर होने थे, जैसे क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप था, वो इस साल होना था, उसमें भी इल्तवा हो चुका है। और इसी मुनासबत से बात करेंगे और पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के हवाले से ख़ास तौर पे आपसे कुछ देर पहले ये ख़बर आई कि ये दौरा जो है वो होने के इम्कानात हैं। इसी मुनासबत से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ जो हमारी लोकल खेलों की सरगर्मियाँ हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुई हैं उससे कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ जो क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं जिसके ऊपर हम हमेशा प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं उस मुनासबत से भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए इस दौरान जब हमने ये प्रोग्राम नहीं टेलीकास्ट किया, उसकी वजह भी यही थी कि कोरोना की वजह से सूरत हाल बड़ी जो है मुतासर हुई थी। और फिर ये कि माह मुबारक का सिलसिला शुरू हो गया, इस वजह से भी आपसे जो है वो ये सिलसिला जो है वो जारी नहीं रख सके, तो उन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा जमील अहमद खान साहब को, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, उनको वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जमील भाई, बड़ा मुश्किल वक्त है यकीनन और सूरत हाल भी बड़ी गैर मामूली है। शुरू अगर कर लिया जाए कराची शहर से ही, तो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ जो रमज़ानुल मुबारक में हुआ करती थी वो इस दफ़ा मान पड़ गई, और न सिर्फ क्रिकेटिंग एक्टिविटी बल्कि जितनी भी दीगर एक्टिविटीज़ थी तमाम ही मान पड़ गई। लेकिन जो क्रिकेट लवर्स से और ख़ास तौर पे कराची शहर की जो एक रौनक थी क्रिकेट की वजह से, वो इस दफ़ा बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। मैं चाहता हूँ थोड़ा इससे आगाज़ किया जाए और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे जब इंटरनेशनल मामला है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कैसा विटनेस किया? ये जो एक कोरोना वायरस की वबा आई है ये तो गैर मामूली, मतलब कभी इस चीज़ का जो ना तस्वुर नहीं था कि तमाम लोग जो है वो कैद होकर जो है ना घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ख़ास तौर पर जो क्रिकेट है वो ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ना मतलब फॉलो किया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा लोग जो है ना पसंद भी करते हैं। रमज़ान का आपने जिक्र किया, रमज़ान की रौनकें मतलब दिन और रात, यानी मैं तो ये कहूँगा कि मतलब सिर्फ वो जो एक वक्त होता था ना ये सहरी से लेकर और जोहर तक का, ये समझ लें, बाकी क्रिकेट होती थी टोटल, ठीक है, 2 बजे शुरू होती थी और रात में भी होती थी, वो कंटिन्यू रहती थी। वो सिलसिला साल से था और वो सिलसिला जो है ना वो इस कोरोना वायरस की वजह से जो है ना वो इस दफ़ा नहीं हो सका। मैं ये समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं और एम्पायर हैं, स्कोरर हैं, ग्राउंड्समैन हैं, ये सबके सब अताब में आए और बहुत बुरी तरह से अताब में आए। ये तीसरा महीना चल रहा है और अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो सरकारी सतह पर जो भी शोबे खोले गए हैं या ऐलानात हो रहे हैं उसमें कहीं पर भी मैं 3 चीज़ों को देख रहा हूँ कि तालीमी इदारा तो बंद कर दिया, अनाउंस कर दिया उन्होंने 15 जुलाई तक का, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के जो इवेंट है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए और तफरी मकामात, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी शायद उनकी तरजीहात में नहीं है। लेकिन जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का ये प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट होते थे वो हो गए ख़त्म, उनका एक ज़रिया वो ख़त्म हो गया। फिर हमारे जो लड़के थे वो इंग्लैंड जाते थे लीग खेलने के लिए, तो वहाँ से वो इतना वो कर लेते थे कि पूरा साल उनका वो गुजर जाता था। इस दफ़ा वो जो है ना मतलब जो लीग खेलने भी नहीं जा सके, जो काउंटी खेलते थे या लीग वो भी नहीं जा सके। तीसरा जो है एक चांस ये होता था कि भाई रमज़ान के अंदर चाहे वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे तो उनको यहाँ से भी मतलब ये कि पैसे मिलते थे, वो भी मतलब बिल्कुल बंद होकर रह गई है। तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो खिलाड़ी हैं ना वो बुरी तरह से अताब में है। जाहिर है कि खिलाड़ी किसी से तो नहीं कह सकता कि जो है ना कि
जाहिर है कि जो लोग उससे उनसे वाबस्ता हैं या उनको अंदाजा है जी कि खिलाड़ी इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस सिलसिले में जाहिर है पीसीबी ने एक रमज़ान के अंदर एक पैकेज का अनाउंस तो किया था, लेकिन वो बहुत कम है, मतलब ना काफ़ी कह सकते हैं उसको, लेकिन ये कि ना उससे कोई आंसू पूछने हैं ना कुछ, कोई मुस्तकिल बुनियादों पर जो है ना, सिवाय जो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता 192 खिलाड़ी हैं, जी। जो 6 जो है ना क्या कहते हैं एसोसिएशन, जो सूबाई एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं, वो लोग तो किस कदरे, मतलब ये बाकी है जो हज़ारों खिलाड़ी हैं जिनके डिपार्टमेंट ख़त्म हो गई है, वो लोग बहुत परेशानी में, एम्पायर परेशानी में है। जी। देखिए एक तो लोकल एम्पायर है ना, वो बहुत परेशानी में बिल्कुल है। ठीक। जिन लोगों को ये था कि भाई हम रोज़ एम्पायरिंग करेंगे, रोज़ पैसा मिलेगा, रोज़ उनका घर चलेगा, बिल्कुल ठीक। वो तो तकरीबन समझ लेंगे तीसरा महीना है। इसी तरह सेम कहानी जो ना स्कोरर्स की भी है, मकामी जो स्कोरर्स हैं, ग्राउंड्स में ने अब ग्राउंड के जो जब ग्राउंड बंद हो जाएगा तो वो बेचारे कोई मतलब जाहिर है वो तो नहीं है कब तक देंगे बैठा के तनख्वाह, लेकिन फिर भी लोग दे रहे हैं और उसको करें, लेकिन ये आगे का कुछ पता नहीं है ना, जी। तो कोई ना कोई ऐसा जो है ना एसओपीज के जरिए, मैं तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है उससे मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया जाए कि ये ग्राउंड जो है ना ये आबाद हो, क्योंकि जाहिर है वैसे भी इसमें तो एक डिस्टेंस पर खड़े होते हैं जी। और आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये अगर इसने 1 साल तक रहना है जी। तो हमें इसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके साथ ही चलना भी है, रास्ता भी निकालना है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी इसके ऊपर गौर कर रही है कि तमाशाइयों के बगैर यकीनन क्रिकेट हो सकती है, लेकिन एसओपीज़ इसके बनाए जाएं। और अब हर जगह इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि टेस्टिंग वगैरह का जो है वो सिलसिला स्टार्ट किया जाए। फिर उसके बाद जो खिलाड़ी अगर कोई ऐसा है जिसको अगर इन्फेक्टेड है तो उसको ग्राउंड में नहा नहीं दिया जाए, वो तमाम चीज़ें पहले से तय की जा सकती हैं, तो इसके ऊपर काम करना ज़रूरी होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो एसोसिएशन का किरदार बड़ा अहम हुआ करता था, उन तमाम मामलात को आगे लेकर जाता था, पीसीबी के सामने रखता था। मिसाल के तौर पे जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इस वक्त एक चक्कर है, जो खिलाड़ी उसमें आए उसके ऊपर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लड़के नॉमिनेट हुए और जो नहीं हुए, उनकी जो मामला है, उनका जो केस है वो कौन टेकअप करेगा। पहले तो एसोसिएशन हुआ करती थी, जिस अगर किसी लड़के के साथ इनजस्टिस होता था तो वो आवाज़ बुलंद करती थी, लेकिन अब वो सिलसिला भी नहीं है। तो कैसे देखना है कि जब एसोसिएशंस मौजूद नहीं होंगी और पीसीबी के जो फैसले हैं उसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसके बारे में चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि देखिए किस तरह दें। ये समझ लीजिए कि 1999 जो है ना, उसके अंदर जो जब से ये जो हम कहते हैं कि एडहॉक लगा था ना जी, क्योंकि उससे पहले जो था ना एक जमहूरी सिस्टम था, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तमाम जो रीजन्स थे ना जी। उनके नुमाइंदे जो है वो वहाँ पर मौजूद होते थे बोर्ड के अंदर। बिल्कुल ठीक। जब भी कोई मीटिंग होती थी, जनरल बॉडी होती थी, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके अंदर फिर जो है ना वो अपनी जो भी मसाइल होते थे उसके अंदर वो बताते पेश करते थे और मनवा भी लेते थे जी। बहुत सारी चीज़ें। अब कोई ऐसा फोरम नहीं है। 99 के बाद जब से जाहिर है कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत वो आई थी, उसके बाद से लेकर जो भी लोग आए ना, वो उन्होंने आके जो यानी कि मैं तो ये कहता हूँ कि उस वक्त से अब तक जो है ना पीसीबी कमजोर बुनियादों पे खड़ा हुआ है। वजह यह है कि कोई इलेक्टेड लोग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने मतलब खुद साख्ता वो बनाई जरूर है कि मतलब 10 लोग आपने बना लिए थे उस वक्त के, 4 डिपार्टमेंट के, 4 रीजन के, 2 टेक्नोक्रेट, और उसमें से जो ना चेयरमैन बन के, और आपने जो ना वो चूंकि एक अब आपने एक आदमी को ला के, अब जाहिर है तौकीर जिया साहब आए, उसके बाद एक सिलसिला चला, फिर वो नसीम अशरफ साहब आए, मतलब एक वही, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है जी। और आपको पता है कितने तनाज़ात भी मतलब इसमें खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जो जब तक आप एसोसिएशन को वो अहमियत और मकाम नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक। तो आपकी क्रिकेट जो है ना, देखिए अब इस वक्त जो है ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है ना, जितने भी आप उठा के देख लें, वो कोचेज हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जाहिर है कि कोई ऊपर है तो नहीं, एसोसिएशन नहीं है ना, डिस्ट्रिक्ट है ना, वो तो जो कोचेस कर रहे हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, और क्योंकि चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब पीसीबी भी उन पे ही वो कर रहा है, एनएसआर कर रहा है। ठीक है। तो आप हमारी क्रिकेट जो है ना, आपको बज़ाहिर नजर आ रहा होगा हमारी क्रिकेट बहुत जो है ना सिस्टमैटिक हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी आपके पास जो 192 खिलाड़ी हैं और जो ये कर रहे हैं, मतलब आपने 6 टीमें बना के खिला दी, सारी चीज़ें अपनी जगह पर जरूर हैं, लेकिन जब तक आप ग्रास रूट लेवल से
वो सिलसिला शुरू नहीं करेंगे जो पहले होता था। और जो प्लेयर आते थे, हमारे ऐसा भी हुआ ना कि अंडर 19 से डायरेक्ट जो ना टीम में भी लड़के आए हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अब वो सिलसिला चूंकि यहाँ से 1 साल के करीब हो रहा है, बिल्कुल नीचे से कोई प्लेयर जो है ना नहीं आ रहा। अगर इन्हीं लड़कों ने खेलना है तो कब तक खेलेंगे? 2 साल 3 साल 4 साल प्लेयर तो आपको चाहिए ना। नीचे का जो आपका जो ना ग्रास रूट लेवल का जो सिस्टम है, उसको बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जहां से प्लेयर प्रोड्यूस होता है। अगर वो आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो मैं फिर आगे क्रिकेट की जो ना बर्बादी देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका अभी तस्करा किया है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर काम नहीं होगा तो फिर टैलेंट सामने नहीं आएगा। बार बार ये बात दोहराई जाती है, बार बार इस चीज़ के बारे में तस्करा किया जाता है कि इस एरिया पे, इस सेगमेंट पे आपने काम करना है, तब आपके पास जो है वो टैलेंट सामने आएगा। और आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो शॉर्टेज है प्लेयर्स की, और ख़ास तौर पे जो हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ हुआ है, इसको भी हमने डिस्कस करना है कि क्या इंडिकेशन दे रही है। इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। यू वाचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद थे, एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनका भी तारुफ आपसे करवाऊंगा और उनसे भी हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। जावेद अहमद खान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCC जोन 2, उनको मैं वेलकम करूँगा। जावेद साहब, थैंक यू सो वेरी मच बीइंग विद अस ऑन द शो। बात अब से कुछ देर पहले यही जमील भाई के साथ भी हो रही थी कि एसोसिएशंस का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब ग्रास रूट लेवल के ऊपर जैसे अब से कुछ देर पहले ये बात हुई कि काम करना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर अब काम कौन करेगा। अगर आप कोचेस को स्ट्रेंथन कर देते हैं और उनको एम्पावर कर देते हैं और अगर उनको पूरी होल सोल अथॉरिटी दे दी जाती है, तो कैसे जाकर एक पूरा सिस्टम को रन करेंगे, कैसे टैलेंट हंट करेंगे, किस तरह टैलेंट सामने आएगा, कौन लड़का डिज़र्व करता है, कैसे टीम में जगह बनाएगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी। प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज मदऊ किया। बिल्कुल, ये जब पीसीबी ने पिछला आइन को सस्पेंड किया, उसके साथ ही इन्होंने अगस्त 9 के बाद जो 19 के बाद ही अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। ठीक है, अभी उसका इन वर्किंग उसमें नहीं आया, हमें नहीं पता उसमें वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन जो भी था उसको कम से कम इम्प्लीमेंट करके इन एक्शन तो नज़र आना चाहिए था ना। अब आप ये बताएं, जो कोचेज़ हैं, और ये 2-2.5 करोड़ का शहर है, इसमें कोचेज़ कैसे ये जिम्मेदारियां निभाएंगे और एट द सेम टाइम वो कराची और वो प्रोविंस की टीम को भी करेंगे, अंडर 16 और अंडर, वो तो उन टीमों को ही चला लें तो बड़ी बात है। असल प्लेयर निकलता है ग्रास रूट लेवल से। तो जब नीचे लेवल पर बहुत ही ग्रास रूट पे अगर क्रिकेट नहीं होगी और कोई वली वारिस नहीं होगा, तो आप ज़रा सोचें आगे आइंदा 2-3 सालों में जो बच्चे आने थे, क्योंकि आजकल क्रिकेट 1 साल 1.5 साल से नहीं हो रही है। और फिर हमारी एक बैड लग ये थी कि पिछली रजीम जो आई, उन्होंने वो काम नहीं किया जो एक एसोसिएशन को करना चाहिए था। जैसे कि हम लोग जब फारूकी साहब के पैनल में थे और हम लोगों ने जिस तरह से वर्क किया था, वो फुकदान नज़र आया। क्लब क्रिकेट का फुकदान था, ग्राउंड वीरान थे, और कराची का कोई लड़का सरफाज के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को ज्वाइन नहीं किया। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है एसोसिएशन को। तो मैं ये पुरजोर अपील करूँगा पीसीबी के एहसान मानी साहब से कि प्लीज़ आप दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज करें। जो भी आप सिस्टम लेकर आएँ, एटलीस्ट उसको वर्क तो करें, उसके ऊपर काम तो शुरू हो। हमें भी ये तो पता चले कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अगर उसमें कामयाबी हुई, अच्छा सिस्टम हुआ, तो लामोहल्ला उसको लेके चला जाएगा। लेकिन बगैर एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिए हुए पीसीबी किसी तरह से कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरा ओपिनियन है। ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब सोशल मीडिया की तरफ आते हैं ज़रा, जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है बात हो रही है और वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपको पता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके ऊपर लोग सवाल करते हैं। वो ये, इस सकलैन की अभी नॉमिनेशन हुई है, दोबारा बोर्ड के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है प्लेयर डेवलपमेंट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। इसको ज़रा समझाने की कोशिश करें कि जो नए नए रास्ते बनाए जाते हैं, जो पोस्ट बनाए जाते हैं, नदीम खान को आपने ऑन बोर्ड ले लिया, फॉर व्हाट रीज़न, क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, नहीं मालूम, बोर्ड के अंदर शामिल हो गए हैं। सकलैन नो डाउट एक टैलेंटेड क्रिकेटर था, इसमें कोई शक नहीं है। वो क्राइटेरिया आपने क्या बनाया जिसके तहत उसकी इंडक्शन हुई है, ये ज़रा समझा दें। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी बात करनी चाहिए। देखिए, ये तो एक सोशल मीडिया की आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, और आजकल ये बातें हो तो रही हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि
पीसीबी जो है ना, उसको अगर किसी का भी नॉमिनेशन करना है जो, तो अब अगर आपने 15 लोगों ने आप अप्लाई किया है ना, तो उन 15 लोगों को कम से कम बुला के आप सुने ज़रूर। बिल्कुल ठीक। इसी को जो है ना कहते हैं कि यार ये जो ना मेरिट पर आए। यस। इससे पहले भी आपको शायद याद होगा कि जब बॉलिंग कोच का एक वो चला था, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो में जलाल भाई भी थे जी जी। लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया। Qualified लेवल coach। 4 उन्होंने Exactly। किया हुआ था और नहीं बुलाया था। तो ये सवालिया निशान तो हैं, लेकिन अगर उन तमाम लोगों को, जैसे अभी यासिर अरफात को मैं सुन रहा था आज, तो यासिर अरफात जो है वो भी मतलब ये कि लेवल 3 करके लेवल 4 का उसने वो दिया हुआ है इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ कोचिंग कर रहे हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग। अच्छा, जाहिर है कि अब आप जब एक को आप बुला के इंटरव्यू करके वो सिलेक्ट कर लेंगे और 14 को आप नहीं बुलाएंगे ना, सवालात तो उठेंगे। Exactly। तो आपको इस चीज़ को शफाफ करने के लिए, शफाफत लाने के लिए ये ज़रूरी है। चाहे आप जो है इनको बनाएं या नदीम खान को बनाएं या सकलन। देखिए, नदीम खान की सलाहियतों से तो किसी को इनकार नहीं है ना। जाहिर है कि एक यूबीएल की एक वो देखा हमने कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनके टाइम में कायद आज़म ट्रॉफी भी जीती, और एक अच्छा, और वहाँ पर उनका काम कोचिंग नहीं है, उनका काम ही ये है एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, और उन पर दोहरी जिम्मेदारी है। यानी हारून रशीद जो डोमेस्टिक क्रिकेट देखते थे वो भी जिम्मेदारी है उन पे, और मुदस्सिर नज़र जो एकेडमी के उमूर देखते थे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, वो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी, डबल उनकी तो। लेकिन मैं मतलब चूंकि उनकी सलाहियतों से मुझे कुछ थोड़ा अंदाजा है, तो वो इसको निभा जाएंगे। लेकिन वो तरीक़ेकार जो है ना, वो जो है ना बड़ा शफाफ होना चाहिए। जिस पर जो उंगलियां उठ रही हैं ना, कि जाहिर है कि अगर आपने 15 लोगों ने दरखास्त दी और आपने उनको बुला के नहीं सुना ना, भाई आप उनको रिजेक्ट कर देते ना, बुला के सुनते हो रिजेक्ट कर देते हो। जो मतलब आप समझते कि यार ये आदमी जो है ना कॉम्पिटेंट है, आप उनको मतलब कर लेते। अब ये सकलैन मुश्ताक वाला भी सेम बिल्कुल जो है ना वही केस हुआ है। सकलैन की जो खिदमात हैं वो आपको बताइए कि इंग्लैंड ने भी हासिल की, उसकी खिदमात जो है वेस्ट इंडीज़ ने भी ली। मतलब ये तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बेहतर जो था ना, जिसमें उनको तजर्बा भी है, वो था बॉलिंग कोच जी। लेकिन चूंकि अब आपने उनको रखा हुआ है, वकार यूनुस को तो वहाँ जगह नहीं थी उनकी, तो अब आप जो है उनको यहाँ पर लेकर आए हैं, तो बासलाहियत। लेकिन वही वाली बात फिर आती है ना कि जिस अंदाज से वो आए हैं, वो शकूक शुबात है ना, वो उंगलियाँ जो उठ रही हैं वो इसलिए उठ रही हैं कि जो मेरिट था उसको जो है वो नज़रअंदाज किया। और यही एक प्रॉब्लम रहा है कि मेरिट को जब आप नज़रअंदाज करते हैं तो फिर सवालात उठते हैं। अब सकलैन की आपने बात की, सकलैन तो चलें अपने शोबे के अंदर माहिर थे और स्पिन बॉलिंग के अंदर। अब आपके पास ऐसा कोई स्पिनर है नहीं जिसकी ट्रेनिंग के लिए आपको हायर करना पड़े। कि शायद अगर बोर्ड उनको ये टास्क देता कि आप कोई अपनी तरह कोई ऑफ स्पिनर लेकर आएँ, या लेग स्पिनर को अगर आप ट्रेन करें, तो ये ऑब्जेक्टिव उनको दिया जा सकता है। इन्हीं और चलें देखते हैं कि आप वो कैसे डिलीवर करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी अपने लोकल क्रिकेट की तरफ आते हैं। हमारे इश्यूज़ क्योंकि बहुत सारे हैं और आपने तो बड़े करीब से तमाम चीज़ों को देखा है, क्योंकि जोन के अंदर आपका इंटरेक्शन रहता था लड़कों से। अब लड़के ये सवाल करते हैं कि अब जाके बात किससे की जाए, किसको अपना मसाइल बताए जाएँ, कंपैरेटिव क्रिकेट जो है वो कौन खिलवाएगा, क्योंकि कोचेस का काम क्रिकेट खिलाना तो नहीं है। ऑर्गेनाइज़र सारे साइडलाइन हो गए हैं और सब अभी वेट एंड सी के ऊपर हैं। कैसे मामला था बताएं जी। इस तमाम जो आपने बातें बयान की, इसकी वजह से एक कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स में एक पैनिक, एक केयाटिक सिचुएशन है। किसी को ये नहीं पता है कि किसकी तरफ देखें। बाज़ बच्चे अभी तक हमें समझते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जावेद भाई कब ट्रायल होंगे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट कब होगी। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, सीनियर डिस्ट्रिक्ट तो अब नहीं हो रही है। इंग्लैंड में वो लड़के रह रहे हैं कि हम आके कुछ का मैचेस खेल लें तो हमारा। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, जब ये कोरोना का जो अभी एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक, इसमें एक पीसीबी के पास बड़ा अच्छा एक मौका था, इन्होंने गंवा दिया कि इसमें कोई ट्रैवलिंग नहीं थी, कोई मीटिंग्स नहीं थी। इन्होंने सिर्फ अपना होमवर्क करना था और इनको तकरीबन 60-70 डेज मिले। इसमें ये एक फुल प्रूफ एक प्लान लेके कम अप करते और एसोसिएशन जहाँ इलेक्शन होने, जहाँ स्क्रूटनी होनी है, वो लेकर आते ताकि हम लोग या हमारे जैसे लोग जो क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं वो अपना अपना रोल अदा करें। अपने लोकल सतह पर जो उन्होंने प्लेयर तैयार किए हैं, जो अकेडमीज़ हर जोन में काम कर रही हैं, जैसे हमारे जोन 2 में जमील भाई की अकेडमी काम कर रही है, जोन 5 में कर रही है, हर जोन तकरीबन अपने लड़के अपनी कुछ इंडिविजुअल सतह पे कर रहे हैं, कुछ जोनल सतह पे कर रहे हैं। तो अब कोई उसमें एक ऐसा निज़ाम नहीं है कि वहाँ से कैच हो जाए लड़का या उसको पिक कर लिया जाए, क्योंकि हर चीज़ सस्पेंड है इस वक्त। तो मैं यही चाहूँगा कि किसी तरीके से ये सिस्टम जैसा भी है इसको लिया जाए, इसको इन एक्शन हम देखें
और बच्चों का जो मुस्तकबिल, ये बच्चों की जो 1 साल ये 2 साल है ना, ये हमारे 1-2 साल के बराबर नहीं है। Yes. इनके लिए ऐसा होता है जैसे याद कर जब हम बच्चे थे तो ईद ऐसा लगता था अभी गई है, अब 1 सदी के बाद आएगी, और अब ईद ऐसे आ जाती है। तो बच्चों का जो 1 साल है बहुत बड़ी बात है कि उनका ज़ाया हो रहा है। ये गोल्डन एज है उनकी क्रिकेट टैलेंट के हिसाब से। और ये पता नहीं इस वक्त एहसान मानी साहब, हालांकि आईसीसी के सदर रह चुके हैं, वो कैसे इस तरह से पीसीबी के ऊपर काम कर रहे हैं कि कोई इस वक्त पुरसाने हाल ही नहीं है। मुझे काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि मैं डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ। हालांकि मैं बड़ा एंथुजियास्टिक था जब ये आए थे एहसान मानी साहब, तो मैं समझता था काफ़ी कुछ होगा, लेकिन 19 अगस्त के बाद से अभी तक ये फॉर्म नहीं कर सके अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अभी तक वो पुराने लोगों के साथ चला रहे हैं, और जो नॉमिनेट कर रहे हैं ये लोग इंडिपेंडेंट, उनका भी एक फुल प्रूफ निज़ाम नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि इस खिचड़ी को जो है ना जल्द से जल्द ये इसको वो करें ताकि हमारा डोमेस्टिक सर्किट से लड़के प्लेयर आना शुरू हो जाए। और यही इस वक्त जो एरिया ऑफ कंसर्न है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। एहसान मानी साहब एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, आईसीसी में उनकी बड़ी अच्छी एक रेपुटेशन थी, उनका टेन्योर बड़ा ज़बरदस्त रहा। लेकिन उसके बाद जब वो आए और जिस तरह की उन्होंने फ़ैसले करना शुरू किए, और ख़ासतौर पे वसीम खान साहब को जब लेकर आए, उसके ऊपर बड़े सवालात उठे। फिर जब डोमेस्टिक के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए वो प्रोडक्टिव नहीं हुए, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। अब थोड़ी सी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं। और अभी सोशल मीडिया में इन बिटवीन जब ये सारा कोरोना और सारा चक्कर रहा, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉर्ड किया गया, बहुत सारे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया, और उसके अंदर आपके जो सीनियर जो बेसमैन थे उसमें वहाब रियाज शामिल थे, आमिर शामिल थे, उनको साइडलाइन किया गया। तो इसके ऊपर बड़े सवालात उठे। आपने आमिर के लिए बड़ी कोशिशें की, बड़ी मेहनत की, बड़ा केस उसका जो है वो लड़ा, वो सिंगल आपने एक ऐसा प्लेयर था, क्योंकि और भी उसमें बहुत सारी कन्विक्शन थी, एक आसिफ था, एक सलमान बट था, उनको नज़रअंदाज करके आमिर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकर आया, और उसका जो एंड था वो बड़ा ख़तरनाक रहा है। इस बारे में थोड़ी चाहेंगे गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि लोगों ने सवाल बड़े भेजे इस दौरान के ये जो 2 प्लेयर्स हैं जिनको इतना चांस भी दिया, मौका भी दिया, क्यों उनको शामिल किया गया? देखिए, असल में बात यह है कि आपको शायद याद होगा कि वहाब रियाज ने और मोहम्मद आमिर ने जो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था। अच्छा, अब जब ये जो 2 सीरीज़ खेली ना, उसके अंदर इनको इतनी अहमियत भी नहीं दी गई जी। तो अगर 27 साल की उम्र में कोई आदमी रिटायरमेंट ले लेना तो ये बड़ा सवालिया निशान होता है। और मुझे लगता ये है कि किसी न किसी मनसूबा बंदी के तहत जो है ना आमिर जो है ना वापस आए थे, क्योंकि 5 साल के बाद आए थे वो 2015-2016 के अंदर। तो असल बात ये थी कि आमिर जो है ना 2010 के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ था और ये 3 प्लेयर, और ये उसका तसलसल था कि जो पहले हो चुका था, और ये आज तक हमारी क्रिकेट के अंदर है, और ये बड़े मतलब हमारे लिए और हमारी बाइस शर्मिंदगी है। अब जो आपने सवाल किया है, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि जो टॉप परफॉर्मर थे ना डोमेस्टिक के, उनको नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि आपने अगर 18 लड़कों को आपने वो दिया है तो आप 25 को दे सकते थे। 25 में ये सब लड़के जो ना कवर भी हो जाते हैं, लेकिन वो आपने 12 ली के उनकी अपनी वो है कि उन्होंने नहीं की। लेकिन एक बात उन्होंने ये ज़रूर कही है कि जो 10 लड़के टॉप परफॉर्मर हैं, जिनको जो मुख्तलिफ एसोसिएशन के अंदर हैं इस वक्त ना, सूबाई एसोसिएशन के अंदर, उन 10 लड़कों को वो शायद उस पर टॉप के ऊपर रख के उनको शायद ज़्यादा जो है ना वो देंगे, क्योंकि ये 192 प्लेयर को दे रहे हैं, तो ये 10 जो टॉप पर उसमें फवाद भी शामिल है। तो अच्छा, अब जो ये जो वहाब रियाज है, इसने दोबारा बोला है कि मेरा कोई इरादा नहीं है वापस आने का। तो मैं समझता हूँ कि जो अपनी मर्जी से खेलना चाहता है ना, उसका तो सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। ठीक है। आपने देखिए इस वक्त अगर मतलब पाकिस्तान को ज़रूरत है आमिर की, और आमिर ये कहे कि नहीं जी मैं तो टेस्ट क्रिकेट से, तो उसको मेरे हिसाब से तो जो ना उसको किसी क्रिकेट के लिए सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही है ना। लेकिन ये कि अब अच्छा, आमिर के बगैर आपने नहीं खेला 5 साल का, खेला ना, और अब आपके पास नए नए वो आ रहे हैं, बॉलर आ रहे हैं, और आपको मैं नहीं समझता कि अब आपको आमिर की इतनी ज़्यादा वो है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आमिर जाएगा इंग्लैंड, क्योंकि जो वहाँ की कंडीशन है उसके लिए वो बॉलर जो है ना, मतलब, लेकिन जाहिर उसने खेलना क्या है, T20 या, तो अब वो वनडे या T20 के लिए अगर हम उसको मतलब वो करें, और तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई नेमुल बदल है, और अगर वो और है नेमुल बदल, तो मैं मतलब इनको अगर आप रखते हैं, तरजीहात नहीं होना चाहिए, इसलिए
कि ये आपको आगे जाके बोलेंगे कि मैं वनडे भी नहीं खेलूंगा, मैं T20 खेलूंगा सिर्फ। राइट। तो वो जो जैसे अब शुएब मलिक हैं या वो हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया था ना जी। उनकी एक एज है, कोई 38 साल 40 साल एज है ना, आप 27-28 साल की उम्र में अगर आप ये वो कर रहे हैं तो ये कहीं से भी जो है ना ये मुनासिब नजर नहीं आता। इसका ये तो आप अपनी जाती तौर पर अपनी जात के लिए तो आप कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग करने हाँ वो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो लीग्स हो रही है वो खेलने के लिए कर रहे हैं, मुल्क को सर्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको वापस लाया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो डोमेस्टिक के जो वो थे परफॉर्मर उनको होना चाहिए था और उतना ही पैसा मिलना चाहिए था जितना जो है वो अगर 8 को दे रहे हैं तो 25 को भी। जाहिर है हमारा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत रिच है ना, मतलब वो तो ये कह रहा है हम तो कटौती करेंगे ही नहीं, पूरी दुनिया के बोर्ड जो है वो कटौती कर रहे हैं और उसको जो है ना रीशेड्यूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबको जो है ना वो अब ये कितना पैसा और कब तक दे सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। ये बड़ा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कैसे मुमकिन होगा। ये देखिए इसी जमीन भाई की एक बात पर आगे बढ़ाऊँ, अब कोई ये कहेगा कि उन्होंने खुद चूज़ किया आमिर ने और इधर ने बहाब रियाज ने। अच्छा एक फॉर्मेट तो इस तरह अजहर अली भी खेल रहे हैं, लेकिन फ़र्क है दोनों में। अगर आप देखें अजहर अली ने ये नहीं कहा कि मैं टेस्ट खेलूंगा वनडे नहीं खेलूंगा, वो तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि आप टेस्ट खेलोगे आप वनडे के लायक नहीं, हालांकि वनडे के भी लायक हो, ये बात गलत है। लेकिन इन्होंने पिक एंड चूज़ किया है, जो भी पिक एंड चूज़ करे उसको एक काइंड ऑफ ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देना चाहिए। दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि इनको सज़ा देकर, तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे पास्ट में भी ऐसा होता रहा कि जो बड़े बड़े रनअप से गेंदे करते थे, फिर हमने देखा कि वो सिर्फ 3 या 4 कदमों से उन्होंने गेंदे करना शुरू की। अब्दुल रज़ाक एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग ऑलराउंडर भी इनको समझा जाता था, लेकिन उन्होंने भी इस तरह का काम किया। आपने क्यों उस वक्त एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं किया? देखिए एक तो मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट में जो इस वक्त जवाल आया है वो 2020 लेकर आया है। आपने कभी पाकिस्तान में हमेशा हिस्ट्री है 2020 से बिफोर 2020 कि एक लड़का जब परफॉर्मेंस देता था डोमेस्टिक सर्किट में तो कम से कम एक प्लेयर जो है पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करता था। अब ऐसा हो गया है कि आपने 4-5 मैच 2020 खेले और उसमें सी परफॉर्मेंस दी और आप पाकिस्तान टीम के, ये एक शॉर्टकट है। ऐसे प्लेयर कभी भी पाकिस्तान को सब वो नहीं करेंगे, सर्व करेंगे। बाबर आजम देखें, बाबर आजम क्या 2020 से है? बाकायदा 4 रोज़ा क्रिकेट खेल के कायदे आजम ट्रॉफी में 265 नॉट आउट शायद किए थे, कंटिन्यू खेल के वो आए। अब आप ये चाहते हैं 4 मैच खेल के उस्मान शनवारी ने अच्छी बॉलिंग कर दिया, आपने क्या हाल हो गया? बिल्कुल ठीक। और क्या कर सकते हैं सबके सामने? तो आप अपना क्राइटेरिया एक तो चेंज करें जो हम। अच्छा अब आप ये देखें दुनिया में 2020 ने उनकी मेन स्ट्रीम क्रिकेट को तबाह नहीं किया। उसकी बेस्ट एग्जांपल 2 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अपनी अलग करती हैं, बिल्कुल सही। हालांकि अगर कोहली 3 फॉर्मेट में खेल रहा है तो तीनों के हिसाब से खेल रहा है, ये नहीं कर रहा है कि मैं ये अच्छा खेल रहा हूँ ये बुरा, या मैं ये खेलूंगा ये नहीं खेलूंगा। तो देखें उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ इन 2 मुल्कों ने कि 2020 भी उनकी चल रही है, वनडे भी चल रही है और टेस्ट भी। तो ये हमारा अपना जो स्ट्रक्चर है, फिर हमारा एक माशरती एक ढांचा ऐसा है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर एक के एक दूसरे ताल्लुकात हैं। तो ये बड़ा जालिम चीज़ है एक क्रिकेटिंग मैनेजमेंट के लिए कि वो मैनेज कैसे करें। इसीलिए मैं इस हक में हूँ कि जब भी कोचेज़ आएँ वो फॉरेन कोच आएँ, वो ग्रुप बंदी का शिकार नहीं होते हैं, वो उनके लिए पूरे पाकिस्तान के प्लेयर बिल्कुल एक उस निगाह से देखते हैं। अब मिसबाह उल हक हैं, इन्होंने 2-1 लड़के SNGPL, तो ये चाहे उन्होंने मेरिट पे लेकिन मेरिट वहीं क्यों जाके रुकती है जहाँ से आपका ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर इंजमाम उल हक, एक टैलेंटेड सिर्फ अपना भतीजा नज़र आया और पूरे पाकिस्तान में कोई टैलेंट नज़र नहीं आया। तो जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये देखा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वालों को तो बिल्कुल इसमें आने करीब ही नहीं आने देना चाहिए। ठीक है। और अब वो जो फॉरेन कोचेस खासतौर पे जिनका भी तस्करा हुआ है, जैसे मिकी आर्थर की अगर बात करें, बेहतरीन कोच था, बेहतरीन उन्होंने दी थी और टीम के बारे में खड़ी कर दी और क्या हाल किसी ने आवाज़ बुलंद की उस मौके पे। मुझे अच्छा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी के जो मिकी आर्थर जो फैसले कर कर और टीम को जिस तरह इस्टेब्लिश किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया सरफराज की कैप्टनसी में, और उसके बाद जो कुछ हुआ, अब हमारी रैंकिंग भी वो नहीं है T20 के अंदर जो रीसेंट पास्ट में थी। इसकी भी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, इसको भी कोई क्वेश्चन कर सकेगा या नहीं? अच्छा इसके ऊपर अभी बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21।
वेलकम बैक वंस अगेन वाचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कुछ जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बात कर रहे थे, और फिर अकाउंटेबिलिटी की बात। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपकी पोजीशन थी रीसेंट पास्ट में, जो बेस्ट दुनिया की T20 साइड थी, अब वो आपकी रैंकिंग भी नहीं है। आपने अपनी पोजीशन भी खो दी है। टेस्ट के अंदर आप पहले स्ट्रगल कर रहे थे, वनडे के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट इतने किए कि आप जो है वो अब कहीं पे स्टैंड नहीं करते, आपको दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसी हवाले से जब वही बात हो रही थी जी। देखिए फॉरेन कोचेस का, आप 3 कोचेस जी, हैं पाकिस्तान जी। में, जेफ लॉसन यस, और डेव वाटमोर और मिकी आर्थर। आप इन तीनों के दौर में परफॉर्मेंस देख लें। बिल्कुल ठीक। और जब पाकिस्तानी कोच आता है, मिसाल के वकारी नुस रहे जी, कंट्रोवर्सीज का शिकार होके बेपनाह गए, controversies। अच्छा फिर इतनी हिम्मत होती है इनमें, फिर दोबारा आते हैं, जी, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। ये तीसरा इनका स्टेंट जी, है ना इनका। मतलब पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन हम एक मैनेजमेंट और एक हम लेके नहीं चलते, एज ए ग्रुप हम फेल हैं। Exactly। हाँ, इनफरादी सतह पे हम लोगों ने बड़े बड़े कारनामे अच्छी अंजाम performances दिए, दी, लेकिन no जब हम एक कलेक्टिव उस पर आता है ना, तो हम लोग, हमें लीडर चाहिए होता है। और जब टीम के 11 में से 9 लड़के लीडर बनेंगे तो वो टीम कभी कामयाब नहीं होगी। आप वो देखें 92 का जैसे मिसाल है, एक लीडर ही तो था, यस, वरना वो वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से गया था। 20 रन पे हमारे 2 ओपनर आ गए थे आराम से। जी, फिर इमरान खान निकले शेर की तरह, उन्होंने बिल्कुल 1.5 रन की, 2 रन की, और हम कहते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक। वो एक विजन था। अब ऐसे प्लेयर कैसे पैदा होंगे इस माहौल में जो आजकल इस मुल्क में चल रहा है माहौल, कि कोई किसी को मान ही नहीं रहा है। तो आप सबसे पहले ये समझें कि हमें कौन सी दवाई की ज़रूरत है। यस, हमें फॉरेन कोच की ज़रूरत है। उसके रीज़न है कि ग्रुप बंदी का शिकार नहीं होगा, उसके उस तमाम पाकिस्तानी प्लेयरों को एक निगाह से देखेगा, वो किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं समझेगा। हमारे वकारी यूनुस अपने एक उनका ग्रुप, मिसबाह उल हक का अपना ग्रुप, आप इंजमाम को ले आए अगर, तो भतीजा आपने देख लिया, लगा के 16 लाख तनख्वाह दे के वो एक प्लेयर दे के चले गए हमें, अपना भतीजा। तो ये हमारे साथ जो है ना मसाइल हैं। और ये बाहर के कोचेज़ और बाहर के मुल्कों में, मतलब हमने इसको आज तक प्रोफेशनल तरीके से चलाया ही नहीं अपने इसको क्रिकेट को। तो ये हमें इसका आउटकम बड़ा ख़तरनाक है। जी, अभी जावेद भाई ने निशानदेही की है और बिल्कुल ठीक है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि जब फॉरेन कोचेस आपको रिज़ल्ट दे रहे थे, फिर मिसबा की इंडक्शन हो जाती है, वो जिस तरह हुई है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। अगेन क्राइटेरिया क्या आपने रखा, अब ये तो खैर बात हो चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है, अभी तक वो प्लान नज़र नहीं आ रहा। और क्या गेम प्लान है, फिर वो टीम को आगे लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्रिकेट लवर्स ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई प्लान है, एग्जीक्यूट करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपने रखा है, टीम को नंबर 1 स्टेटस तक दोबारा लेकर जाएंगे, कि आपने कैप्टन को, एक रनिंग कैप्टन जिसकी पूरी समझ ले कि एक स्ट्रीक थी, वो आपने ख़राब की, अपनी पोजीशन भी ख़राब की, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा तो आप देख रहे हैं। और अगर हम बांग्लादेश और श्रीलंका से 2 आसान सीरीज़ जो है वो जीत कर खुश हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि अभी आपको मुश्किल दौरे तो आपको करने हैं। इंग्लैंड का दौरा हमेशा आपके लिए मुश्किल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा आपके लिए हमेशा जो है ना मुश्किल रहा है। ये मुश्किल दौरे तो अभी आने हैं ना। और जब ये गए थे मिसबा टीम लेके ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ देख लिया इन्होंने जी। और अब इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वो जाहिर है वो तो हमेशा से, जब हमारी टॉप टीम थी तब भी उनके लिए मुश्किलात तो होती थी। लेकिन चूंकि आपके जो मिसबाह उल हक साहब तो ये कह चुके हैं कि मुझसे 1 साल के बाद पूछना, जी। तो 1 साल तक आपकी जो रैंकिंग, अभी जो आप T20 की बात कर रहे थे, चौथी नंबर 1 से नंबर 4 पे तो आ गए आप। जी, 7-8 पे आने के बाद उनसे पूछेगा कि भैया आप 8वें नंबर पे क्यों आ गए। ठीक है। बुनियादी बात यह है, जावेद भाई जो जिक्र कर रहे थे फॉरन, देखें जो मिकी आर्थर था ना, उसने आपकी टीम को खड़ा, उसने अभी आपको उसका एक बयान आया था कि उमर अकमल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार का प्लेयर ही नहीं था। यानी आप इस पर सिर्फ उसकी सोच पे गौर करें कि उसने क्या बात बोली है। और आज वो बात जो देखिए, उसने नहीं किया उसको सिलेक्ट, तमाम चीज़ों के उसने झगड़ा भी किया, उमर अकमल ने बदतमीजी सब कुछ किया, लेकिन उस सिलेक्ट उसने, मतलब उसको मालूम था ना, उसने एक टीम, आप ये देखें कि पाकिस्तानी टीम से वहाँ पर टॉप की 8 टीमें थी ना, पाकिस्तान जो ICC के चैंपियन जो ट्रॉफी थी वो जीत कर ले आया वो वहाँ से। उसके बाद अब उसने जो ना, अब ये आपके बहुत सारे प्लेयर जो है ना, ये उसी की मरूने मिन्नत है। कम्बिनेशन बना दिया उसने, टीम कम्बिनेशन बना दिया, कप्तान और उनका एक ऐसा अच्छा वो था, कम्बिनेशन था कि वो चल रहा था और हम जीत रहे थे। हम उसी के उसमें आप देखें कि हमने ये भी किया कि हम टेस्ट के अंदर भी नंबर 1 पे, T20 के अंदर भी हमारी रैंकिंग, मतलब अब और वनडे में भी बेहतर हो रही थी।
लेकिन अच्छा अनसर्टन, अब मतलब कोई ऐसे कोई जवाब होता है ना कि यार अब इसको जो है ना, मतलब इसको आपने बस उसको उसका अचानक उसको जो है ना हटा के, और एक ऐसे आदमी को जिसका कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं था। देखिए एज ए कप्तान या पाकिस्तानी टीम को सर्व करना एक अलग बात है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, जावेद मियां वो भी मौजूद है, उन्होंने भी सर्व किया, और भी लोग मौजूद है ना, मोहसिन हसन खान है, कामयाब है, वो भी कामयाब तरीन कोच थे ना। लेकिन ये कि आपने मिसबाह उल हक को, अच्छा फिर दोहरी तेरी ये जो आप 3-3 जिम्मेदारियां दे रहे हैं ना जी, मतलब आपने उसको जो है ना चीफ सिलेक्टर भी बना दिया, आपने उसको जो है ना हेड कोच भी बना दिया, आपने उसको बैटिंग कोच भी बना दिया। अब उसके बाद वो इन तमाम चीज़ों से इंसाफ कर सकेगा? असल में इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको इसका नुकसान होगा। ये हमारे लोगों ने नहीं अब आपने उसको तो कर दिया। देखिए अब मिक्की और था तो जाहिर है वो था, वो दूसरी जगह चला गया और वहाँ जाके अपना श्रीलंका के अंदर कोचिंग करना। हमारे हम जो है ना, अब हम हमारी जो क्रिकेट है ना, देखिए इस तरह इन्होंने ये प्लानिंग की है कि ये जवाल की तरफ जा रहे हैं हम, बजाय इसके कि हम आगे जाएं हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। अब आपने अचानक लाके, आप जब सरफराज था तो आपने लाके अहमद शहजाद और उमर अकमल को खिला दिया, यानी कोई किसी के जहन में भी नहीं था। आपने वो सीरीज आप जो है मतलब श्रीलंका की सेकंड 11 थी वो समझ लें, उससे वो 3-0 वो आप जो सीरीज हार गए T20 की। इल्ज़ाम आप दें उसको। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको टीम, अब ये जो इन्होंने किया ना कि जी सरफराज जो है मतलब ये कि उनकी वो नहीं है, उनको आप हटा दें। मैं ये कहता हूँ देखिए T20 के अंदर अगर किसी कप्तान की 37 में से 29 मैच उसने जीते हुए हैं तो आप उनके जवाब नहीं बनता। आपने सरफराज को हटाया, 6 वनडे जो है ना वो जीता था लगातार, जो आपने उसको वनडे की वो उससे भी हटा दिया। बिल्कुल ठीक। तो आप जो है ना फैसले क्या कर रहे हैं, पसंद और ना पसंद पे कर रहे हैं ना। देखिए बाबर आजम नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर वर्ल्ड का वो, और हम भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है ना मतलब उसको आपने आप उसको इसमें भी रखे, तीनों फॉर्मेट में रखे कप्तान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अब अगर इसको अगर मिसाल तौर पे सरफराज जो है आप T20 और वनडे में इसको रख के और एक वो देते कि यार आप एक साल या 6 महीने आप जो है ना सिर्फ इस बात के ऊपर कि जनाब वसीम खान साहब जो हैं उन्होंने उसको कहा कि आप जो है रिज़ाइन कर दो, उसने कहा मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, तो उन्होंने आपने उसको उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मुल्क की मफाद देखना चाहिए, मुल्क का फ़ायदा देखना चाहिए, कहाँ पर फ़ायदा है। तो आज हम जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी एक और बात जो मैंने अभी देखा कि मिसबा साहब ने अनाउंस कर दिया कि सरफराज को कि जब इंग्लैंड जो है ना वो जाएंगे। यार ये कितनी, मैं तो इसको अहमकाना बात कहता हूँ। देखिए आपको जहन में कुछ भी हो आपको ये बोलना ही नहीं चाहिए, अनाउंस ही नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि आप प्लेयर से डायरेक्ट बात कर लें फ़ोन पे, उसको इन्फॉर्म कर देंगे, आप अपने आप को रेडी रखें और आप इंग्लैंड जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप आके मीडिया पे अगर ये बात बोल रहे हैं ना तो उसके बाद तो सारे जो विकेट कीपर थे वो ठंडे हो गए ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, यार ये कौन सी आप जमान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान के लिए। आप 2 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं ना, एक ने तो चले टेस्ट मैच तो उसने खेलना है ना रिजवान ने, हो सकता है कि वो वनडे भी लेकिन कम से कम T20 या वनडे जो है वो मतलब सरफराज जो है वो खेलता। तो आप ये ना कहें बल्कि ये कहें कि भाई मतलब एक फॉर्मेट वो होगा, आपने कहा सेकंड जो है ना विकेट कीपर के तौर पे जो है ना मतलब एक किसी की तजलील करने के बराबर है ये। तो भाई थोड़ा सा जो उनका जो अंदाज है ना, ये असल में उनके जो माइंड सेट है ना उसका पता चलता है इससे। देखिए इसका बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़ी बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। ये मीडिया पर आकर जो सब बातें नहीं की जाती। जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी ना यार। जिसका भी आप अनाउंस करेंगे या जो भी होंगे, 25 लड़के तो बहुत है, मेरे ख्याल में 25 ही लड़के होंगे आपके पास पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा तो लड़के आपके पास नहीं है टॉप के। देखें जिस दिन मिकी आर्थर को उन्होंने फारिग किया था ना, उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि नेक्स्ट सरफराज भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इमेजिन करें अगर मिकी आर्थर कोच होते तो सरफराज कभी बाहर नहीं निकले। वो पहली कड़ी थी सरफराज को हटाने की, ये कॉम्बिनेशन था। अगर ये मिकी आर्थर को रखते और ये कहते कि सरफराज को क्या मिकी आर्थर करने देता, ये सारी फतूहात एक टीम कॉम्बिनेशन थी मिकी आर्थर और सरफराज का। मिकी आर्थर पीछे बैठ के और सिलेक्शन, और वो ग्राउंड में सरफराज अहमद, तो ये तो होना था। और उस वक्त हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत खुश हुआ कि मिकी आर्थर को चलता किया, और बहुत उन्होंने एक मुहिम चलाई थी मिकी आर्थर के खिलाफ। और वो जब उसको भी यकीन था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, लेकिन जब उसको ये खबर आई वो पागल हो गया और बहुत गुस्से के आलम में यहाँ से छोड़ के गया। तो ये हम लोग, अच्छा फिर एक और बात बताऊँ आपको, हमारे जो कोचेज़ हैं ना वो मीडिया का प्रेशर ले लेते हैं। उनमें प्रेशर लेने की क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हैंकी पैंकी करते हैं, तो प्रेशर आता है। बाहर के कोच में क्या होता है, एक तो हैंकी पैंकी नहीं करते हैं,
तो देयरफॉर अगर आप उन पे प्रेशर डालते हैं तो वो बिल्कुल केयर नहीं करते Exactly, हैं। और वो इतना कोई भी interaction कोच रखता भी देख लें नहीं आप, है, लॉसन को देख लिया, डेव वार्टमोर में क्या था, तीनों ऐसा लग रहा है कि तीन सगे भाई थे ये। क्योंकि वो प्रोफेशनल वे में करते थे, मीडिया का कोई प्रेशर नहीं लेते थे। Exactly. अब ये हमारे जो है ना मिसबा उल हक की जैसे अभी बात हो रही थी कि यार आपको क्या ज़रूरत थी बोलने की कि मैं आप जो है ना वहाँ जाओगे, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो कि आपने ऐसी एक सदर के तौर पे एक बात बोली, अरे आप तो कोच हो, Yes. आप तो सिलेक्टर हो, आपके पास तो दोहरी तेरी जिम्मेदारी है, आपको तो सोच समझ के। अच्छा फिर ये वो शख्स कह रहा है जो बहुत कम बोलता है। Exactly. आप जरा ये भी नोट करें बिल्कुल टेसी चैन कि वो इतने प्रेशर में है मिसबा उल हक के कुछ ना कुछ कह के अपनी जान छुड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल गलत है कि आप एक मेन कप्तान जो रह चुका है, मेन रिस्पांसिबिलिटी भी तो कीपर, आपने डबल दे दी है ना। हाँ, एक अब तो उसको head आप coach भी बिठाएंगे बना दिया और चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, तो फिर तो और अब वो ग्लव्स लेके मैदान में जाएगा पानी लेके, मतलब ये क्या है हकारत है एक कप्तान की, कोई तौकीर है, बिल्कुल ये तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब इनको भी चाहिए कि इनको भी कोई क्लासेस वगैरह दें कि भाई कैसे आपने एक्ट करना है, क्योंकि इनको तजर्बा तो है नहीं कोचिंग का। प्लेयर अच्छे हैं, ये तो कोई बात नहीं, ये तो हम हर कोई जानता है उनको। अच्छा, इसमें भी जरा डिवाइडेड ओपिनियन मतलब वो एक इनिंग उनको लेके बैठ के बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें जमील भाई, वन लास्ट वर्ड। देखिए मैं एक कोच बहुत जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जान दे दी, बॉब बुलमर, उसको मैं जावेद भाई भूल गए मेरे ख्याल में। अरे हाँ, ले तो वो भी एक और वो जी जी वो जी भी बिल्कुल। बड़ा जो है ना, मतलब बड़ी लगन के साथ ना, Cricket और biomechanics वो से हाँ ये 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आपको पता है वो जो इंसिडेंट हुआ, बल्कि बहुत नंबर बड़ा- 1 रेटेड हुआ नंबर 1 जमील भाई, वो तो हाँ, नंबर 1 पे आएगा। हाँ नंबर 1 वो पे। जितने तो प्लेयरों ने आज बोला है कि उन्होंने हाँ। हमारी मदद की, वो नंबर 1 पे है। चलिए जावेद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल रहे। वेल नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले वीक में जो इस मौजूद है इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी और इंग्लैंड का जो टूर है इस हवाले से बात करेंगे। सिलेक्शन के हवाले से अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी अनसर्टानिटीज़ हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, और जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो पिक्चर क्लियर हो सकेगी। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि क्रिकेट, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जितनी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा से दुनिया में स्टार्ट हो और दोबारा से जो खेल के मैदान है वो आबाद हो। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।